जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का मॉडल पेपर 2012वां मॉडल पेपर आप लोगों का होने चल रहा है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, परीक्षा में यहीं से आएगा। आप लोगों को बता दें, आप लोगों के परीक्षा की डेट भी आ गई है। संभवतः 18 फरवरी से आप लोगों का परीक्षा शुरू होने वाला है। तो अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए अब आपका सबसे बेहतर तरीका है कि आप मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करते रहें। तो अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स मिलती रहें। और आप लोगों को यहाँ से हिंदी का भी मॉडल पेपर मिलता है, जो कि आपको बुधवार, शुक्रवार सोमवार को इंटर का रहता है, मंगलवार को बुधवार का, मंगलवार को हाई स्कूल का, ऐसे बुधवार को हाई स्कूल फिर इंटर, बृहस्पतिवार को फिर हाई स्कूल, और शुक्रवार को इंटर का पेपर रहता है, और शनिवार को हाई स्कूल का रहता है, और रविवार को हाई स्कूल की एसएसटी रहती है। आपको जो बीच में 3 दिन मैंने बताया है वो अल्टरनेट चलेगा, मतलब किसी दिन हिंदी हो सकता है, किसी दिन इंग्लिश हो सकता है, लेकिन जो आपका अगला बताया है यानी लास्ट वाला संडे वाला, वो आप लोगों का एसएसटी का पर डे शाम 7 बजे से क्लासेज होंगी। वो चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, तो सभी क्लासेज में अवश्य जुड़िए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए आपको पता है कि क्या होता है, तो एमसीक्यू होता है, बहुविकल्पीय होता है, और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मतलब 1 से लेकर के 3 तक के लिए निर्देश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का मतलब विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, एक सबसे अधिक विस्तृत, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, ऑफ द बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतों में से, इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको तंबाकू का प्रयोग। मतलब सबसे अधिक विस्तृत बुरी आदतों में से तंबाकू की आदत या तंबाकू का प्रयोग एक है। टोबैको इज़ नाउ स्मोक्ड, तंबाकू अब धूम्रपान किया जाता है। आर च्यूड बाय मैन, वोमेन एंड इवन बाय चिल्ड्रन, और या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा भी चबाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार में। इट वॉज ब्रॉट इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वाल्टर रेली। ये यूरोप में अमेरिका से सर वाल्टर रेली के द्वारा लाया गया था। 4 centuries एगो मतलब 4 शताब्दियों पहले। एंड देंस स्प्रेड एवरीवेयर, और इस प्रकार से प्रत्येक जगह फैल गया। टोबैको इज़ नॉट गुड, तंबाकू अच्छा नहीं है। इवन इफ नॉट यूज टू एक्सेस, भले ही इसका प्रयोग अधिक ना हो फिर भी तंबाकू अच्छा नहीं है। वंस द हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको इज़ फॉर्म्ड, एक बार यदि तंबाकू के प्रयोग की लत लग जाए, आदत बन जाए, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, तो इससे छुटकारा पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि टोबैको इज़ यूज्ड, तंबाकू प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ पर? समवेयर मतलब कहीं, या फिर नोवेयर इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में कहीं नहीं, या इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के कुछ हिस्सों में, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में। तो तंबाकू का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, मतलब क्या प्रयोग करने की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है। मिल्क का आदत, या फिर क्लेरिफाइड बटर, या फिर टोबैको, या फिर जूसी फ्रूट्स। तो बच्चों तंबाकू के प्रयोग से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नो वेयर। नो वेयर का विलोम पैसेज में कौन सा शब्द है। तो पैसेज में नो वेयर का विलोम क्या है, एवरीवेयर है, या फिर ओवर हियर है, या ओवर दियर है, या समवेयर है। तो नो वेयर मतलब होता है कहीं नहीं, और एवरीवेयर मतलब होता है प्रत्येक जगह। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपके लिए निर्देश है बच्चों, और निर्देश क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चौथा देखते हैं, रीना डॉट डॉट टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। मतलब रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ, अब क्या हुआ, के मतलब आई, या हैज़ कम मतलब आ चुकी है, या विल कम यानी आएगी, या आल आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि जिससे ये कन्फर्म हो कि हाँ केवल कम प्रयोग होगा या ये चीज़। तो देखिए केम भी हो सकता है, हैज़ कम भी हो सकता है, विल कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आल आर करेक्ट, यानी सभी आपका सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा है डॉट डॉट फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए। अब क्या होगा, एनेक्सली होगा, या सीरियसली होगा, या केयरफुली होगा, या इरिटेटिंगली होगा। एनेक्सली मतलब चिंतापूर्वक, सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, और इरिटेटिंगली मतलब होता है झुंझलाहटपूर्ण ढंग से। तो बच्चों कैसे, तो क्रोधित भाव से तो कोई अपने मित्र का इंतजार करेगा ही नहीं। ध्यानपूर्वक कर रहा है एक बार समझ में आता है, और सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, यहाँ जब कोई मामला गंभीर होता तब होता, और चिंतापूर्वक ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित कीजिए, किस लिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। सी, फिर नॉट है, लाइक है, डज है, टू है, हॉस्पिटल है, गो है, और टू है। चलिए इतने से बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। सी गोज़ नॉट टू हॉस्पिटल, या फिर सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, या फिर सी लाइक्स नॉट गो टू हॉस्पिटल, या सी डज नॉट लाइक्स टू गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी पहले होगा, सब्जेक्ट है तो सब में पहले है। उसके बाद देखो डज हेल्पिंग वर्ब है तो डज लगेगा, ठीक है भैया। डज कहाँ कहाँ नहीं लगा है, जहाँ जहाँ नहीं लगा है उसको हटा दीजिए। अब फिर नाट भी है तो नाट लगेगा, यहाँ अभी तक सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। फिर लाइक है तो लाइक लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर हम देखें तो क्या बचा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, और यही आपका सही आंसर हो गया, बी नंबर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, मतलब इनमें नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द गलत स्पेलिंग वाला है। बेयरली है, या फिर नियरली है, या इंटायरली है, या रेयरली है। तो बच्चों बेयरली, BARELY बिल्कुल करेक्ट है, NEARLY ये भी करेक्ट है, RARELY ये भी करेक्ट है। इंटायरली में ENTIRLY होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, बीच में जो ई है उसे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सी वाले की स्पेलिंग गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित संबंध सूचक के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द कैट जम्प्ड डॉट डॉट द टेबल, मतलब बिल्ली मेज पर, अब क्या की बिल्ली, तो जाहिर सी बात है कूदेगी, तो भैया पर होगा कि में होगा, यानी इनटू होगा या अपान होगा या आन होगा या फिर इन होगा। तो बच्चों कूद रही है नहीं, कूदी है, तो इसलिए मेज पर हो जाएगा, ऑन द टेबल हो जाएगा। अगर कूद रही होता तो वहाँ पर अपान का प्रयोग होता। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 से, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक का एक इंस्ट्रक्शन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा है दैट नाइट, मतलब वह रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कौन कर सकता है। इस पाठ के अनुसार, मतलब इस पैसेज के अनुसार उत्तर देना है। तो क्या होगा, एवरीवन, या फिर समवन, या फिर एनीवन, या फिर नो वन। तो कौन कर सकता है बच्चों, तो नो वन, हमारी मदद कौन कर सकता है, तो नो वन, यानी कोई नहीं कर सकता, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वाज फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए क्या था। ऑल अवर फ्रेंड्स होगा, या ऑल अवर क्राफ्ट्स होगा, या ऑल अवर वर्क होगा, या ऑल अवर मनी होगा। तो लेंचो ने क्या कहा कि हमारा जो पूरा कार्य है वो व्यर्थ जाएगा, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए इन, मतलब में, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति बने। कब चुनाव हुआ था बच्चों दक्षिण अफ्रीका में, 1990 में, या 1984 में, या 1950 में, या फिर 1994 में। तो कब हुआ था, तो चुनाव हुआ था 1994 में। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वल्ली वाजे, वल्ली थी, ईयर ओल्ड गर्ल, कितने साल की थी वल्ली, 7 ईयर, या फिर 10 ईयर, या फिर 12 ईयर, या फिर 8 ईयर। तो वल्ली कितने वर्ष की थी बच्चों, वल्ली 8 वर्ष की थी। डी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डॉट डॉट सन, कविता एक माता बतख और हंस के बारे में। तो हंस कौन था, ए सिस्टर था, या ए ब्रदर था, या ए फादर, या फिर ए फ्रेंड। तो क्या होगा बच्चों, ए फादर स्वान, मतलब हंस पिता था और एक माता बतख थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उससे एनी फ्रैंक वाले पार्ट से है। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जिससे मैंने परीक्षित किया है, जांच किया है, इच्छा का है वो। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, मैं उनके साथ में हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कि मतलब संसार का अंत होगा, किसमें होगा, सी में, या फिर स्मोक, या फायर, या स्टोन्स। तो किस में होगा बच्चों, फायर में होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड दियर हियर। यहाँ पर आप होल्ड शब्द का अर्थ क्या समझते हैं। कंफर्ट होगा, या डिज़ायर होगा, या लाफ होगा, या सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों होल्ड का देखिए, कंफर्ट मतलब आराम, डिज़ायर माने इच्छा, लाफ माने हंसना, और सपोर्ट का मतलब मदद हो जाएगा या पक्ष हो जाएगा। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है, व्हेन द थीफ एवॉक, जब चोर जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया था, या अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था, या अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना लिया था, या अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। तो बच्चों क्या हुआ था, जब अगली सुबह चोर जागा था तो उसने देखा था कि अनिल चाय बना चुका था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड एब्राइट ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, क्या चाहता था, टू सेव अदर्स लाइफ, मतलब दूसरों का जीवन बचाना, या टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना, या फिर टू प्रूव द रिएक्शन, मतलब उस अभिक्रिया का परीक्षण करना, या टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब अपने सिद्धांत का परीक्षण करना। तो बच्चों वह अपने सिद्धांत का जांच करना चाहता था, इसलिए उसने प्रयोग शुरू किया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास था, क्या था, 4 sons and 3 daughters, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियां, 2 sons and 5 daughters, 2 लड़के और 5 लड़कियां, या फिर 5 sons and 2 daughters, 5 लड़के और 2 लड़कियां, या फिर 3 sons and 4 daughters, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियां। तो बच्चों भोली के पिता के पास 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी, क्या थी, फीवर यानी बुखार था, या फिर मलेरिया था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, या फिर अधिक भोजन के कारण वह पलटी कर रहा था, या मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण था। तो बच्चों ट्रिकी की जो मूल समस्या थी वो क्या थी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब अधिक भोजन के कारण उसका क्या था, पलटी करने की समस्या थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन द स्टोरी, मतलब कहानी में, द नेकलेस, मतलब नेकलेस वाली जो कहानी है, द नेकलेस दैट वाज लास्ट वाज, जो हार खो गया था वो था, किसका था, ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का हार था, या ए नेकलेस ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी का हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मतलब
एक सच्चे हीरे का नेकलेस था, हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब एक बनावटी हीरे का हार था। तो बच्चों क्या था? ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स था, यानी बनावटी हीरों का हार था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो खोया था वो किया। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन बी, यानी कि लिखने वाले प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वंस ए पुअर वुमन केम टू द बुद्धा। एक बार एक गरीब महिला बुद्ध के पास आई। टू आस्क हिम, उनसे पूछने के लिए कहते हुए, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, कि क्या वह उसे कोई दवा दे सकते थे जो उनके मृत बच्चे को जीवित कर सके। द हॉली मैन टोल्ड हर, उस पवित्र व्यक्ति ने उसे बताया, दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, कि केवल एक दवा थी, व्हिच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके बेटे को जीवित कर सकती थी। ही बेड हर ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने उससे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए कहा। फ्रॉम ये हाउस, एक ऐसे घर से, व्हेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहाँ पर मृत्यु कभी भी ना हुई हो। द सारोफुल मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वह दुखी माँ एक घर से दूसरे घर तक गई, मतलब प्रत्येक दरवाजे पर गई। सीकिंग द मस्टर्ड सीड, उस सरसों के दाने को खोजते हुए। बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाईज, लेकिन प्रत्येक दरवाजे पर वह कुछ दुखी भावों उत्तरों के साथ में मिली। वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, हमारा सबसे छोटा बच्चा पिछले साल मर गया है। सी रिटर्न्ड विद ए हैवी हार्ट टू द बुद्धा, वह एक भारी दिल के साथ बुद्ध के पास वापस आई। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिन्होंने उसे बहुत कोमल आवाज में बताया, बहुत विनम्रता पूर्वक बताया, दैट सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर आउन ग्रीफ, कि उसे अपने खुद के दुख के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि दुख और मृत्यु सबके लिए समान है, इसलिए उसे अपने दुख के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा, वो गरीब महिला बुद्ध के पास क्यों गई थी? भैया काहे गई थी गरीब महिला उस भगवान बुद्ध के पास में? तो द पुअर वुमन वेंट टू द बुद्धा टू आस्क हिम, वो गरीब महिला बुद्ध के पास उनसे पूछने के लिए गई थी, मांगने के लिए गई थी, फॉर मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, उनसे अपने मृत बेटे के जीवन में वापस लाने के लिए दवा की मांग करने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? बी वाला, इसमें बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू, बुद्ध ने उस महिला से क्या करने के लिए कहा? तो द बुद्ध आस्क्ड द वुमन, बुद्ध ने महिला से कहा, टू ब्रिंग ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए, व्हेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहां पर मृत्यु कभी ना हुई हो। इसके बाद में अब देखते हैं इसमें सी वाला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें सी वाला कह रहा है, व्हाट वियर द सैड रिप्लाईज, क्या दुखद उत्तर थे, दैट पीपुल गेव हर, जो लोगों ने उसे दिया था। तो क्या कहा था?
पीपुल गेव हर सैड रिप्लाईज, लोगों ने उसे दुखद उत्तर दिया था। सच एज, जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया है। एंड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, और हमारा सबसे छोटा बेटा अभी पिछले साल मर गया है। इंडिकेटिंग, ये निर्देश देते हुए दैट डेथ हैड विजिटेड दियर हाउस होल्ड्स, कि मृत्यु उनके घरों में भी आई थी। डी वाले में क्या कह रहा है बच्चों? डी वाले में कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब विनम्रता पूर्वक, कोमलता पूर्वक, इस शब्द का सिनोनिम्स पैसेज में कौन सा है? तो द वर्ड टेंडरली, कौन सा शब्द है? टेंडरली है। टेंडरली है यानी विनम्रता पूर्वक, जिसका अर्थ सॉफ्टली होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, 2 नंबर क्या कह रहा है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से, यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब जहाँ पर आप छुट्टी के दिनों में जाना चाहते थे। तो आंसर में देखिए 226 जानकीपुरम, लखनऊ यूपी, डेट 4/10/2025। अब ये अपना पता हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4/10/2025 का डेट जो मैं डाले था मैंने, वो बच्चों उसी दिन पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा पाए थे। तो चलो आज देख लेते हैं। डियर फ्रेंड, मतलब आपको जो परीक्षा वाला दिन है वही डालना है। प्रिय मित्र, होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मतलब आशा करता हूँ कि ये पत्र आपको अच्छे समय पर मिला होगा, अच्छे से मिला होगा। विद समर वैकेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर, समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टी एकदम से आने वाली है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ हाउ एव्यूसम इट वुड बी, मैं सोच रहा था कि कितना अद्भुत होगा इफ़ वी कुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर, यदि हम सभी कुछ समय एक साथ बिता सकें। आई हैव गॉट ए टन ऑफ प्लान्स, मैंने बहुत सारे योजनाएं एंड एक्टिविटीज़ लाइंड अप, और क्रियाकलापों की योजनाएं बना रखी हैं। मैंने पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, इट वुड बी फैंटास्टिक, कि बहुत अद्भुत होगा, बहुत अच्छा होगा। इफ़ यू कुड ज्वाइन मी, यदि आप मेरे साथ आ सकें। वी कुड हैंग आउट एट द बीच, हम सभी समुद्र तट पर जाएंगे। गो ऑन हाइक्स, मतलब बर्फ पर सरकेंगे। वॉच मूवीज़, फिल्म देखेंगे। और जस्ट चिल आउट एट होम, या केवल घर पर मज़े करेंगे, आनंद लेंगे। इट विल बी ए ब्लास्ट, ये एक धमाका होगा। प्लस आई रियली नीड सम क्वालिटी टाइम, और इससे अधिक मुझे कुछ और अच्छे समय की आवश्यकता है। विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे बेहतरीन मित्र के साथ। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? आर यू अप फॉर ए फन फिल्ड समर वैकेशन विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक आनंद से भरे हुए गर्मी की छुट्टी के लिए आ रहे हो? लेट मी नो योर डेट्स, अब मुझे अपनी उस तिथि के बारे में जानकारी दीजिए। एंड वी कैन स्टार्ट मेकिंग प्लान्स, और हम सभी अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू, मैं आपसे वापस सुनने के लिए आगे देख रहा हूँ। योर फेथफुली, आपका वफादार मित्र XXX, यहाँ पर आपको लिख देना है। अथवा क्या करना है बच्चों? अथवा कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। टू अलाउ ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक, मतलब उनसे आप एक सप्ताह की अनुपस्थिति की अनुमति देने के लिए, जैसा कि आप बीमार हैं, अर्थात अपनी बीमारी के लिए एक सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर में? जैसे 2 सेवा में द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय, PSCIC धानेपुर गोंडा। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से एक सप्ताह की अनुपस्थिति के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। एज आई एम करेंटली अनवेल, जैसा कि मैं वर्तमान में बीमार हूँ। एंड अनेबल टू अटेंड क्लासेज, और कक्षाओं में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ।
आई एम सफरिंग फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी बीमारी में, जैसे कि बुखार लिख सकते हैं, या आप डिसेंट्री लिख सकते हैं, या ऐसी कोई भी समस्या आप लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में मैंने होता। एंड माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर ए वीक्स फ्यू डेज, और मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक आराम करने के लिए सुझाव दिया है। आई विल मेक श्योर, मुझे विश्वास होगा या मैं निश्चित रहूँगा, टू कैच अप ऑन एनी मिस्ड वर्क, अपने किसी भी छूटे हुए कार्य को पूरा करने का, एंड असाइनमेंट्स, और अपने कार्यों को पूरा करने का, एज सून एज आई एम फीलिंग बेटर, जैसे ही मैं अच्छा महसूस करूँगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड ग्रांट मी लीव फ्रॉम डेट, अब जब जिस डेट से आपको चाहिए उस डेट से जिस डेट तक चाहिए उस डेट तक आप लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, या फिर आप यहाँ पर योर ओबीडेंटली लिख सकते हैं, यक्स 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 लिख दीजिए, क्लास 10th लिख दीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग डेट इधर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट ये रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखना है ऑन ए बिजी मार्केट, एक व्यस्त बाजार पर, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स में क्या है? इट्स नेम एंड डेकोरेशन, मतलब इसका नाम और साज सज्जा, गुड्स मतलब वस्तुएं, कस्टमर्स ट्रैफिक, कस्टमर्स मतलब व्यापारी, सॉरी ग्राहक, ट्रैफिक मतलब यातायात, इट्स इम्पैक्ट इसका प्रभाव, योर सजेशंस आपका सुझाव। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, और लाइक भी करते रहिएगा। क्या कह रहा है बच्चों? आई रिसेंटली विजिटेड द चांदनी चौक मार्केट, मैं हाल ही में चांदनी चौक बाजार में गया था। ए बसलिंग हब ऑफ एक्टिविटी इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के दिल में अर्थात बीचों बीच में एक जोरदार शोर शराबा था। द मार्केट वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल स्टॉल्स, ये बाजार रंग बिरंगी दुकानों से सजा हुआ था। बैनर्स मतलब बैनर लगे हुए थे, एंड स्ट्रीट लाइट्स, और गली की जो लाइटें होती हैं वो लगी हुई थी। क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, एक आकर्षक वातावरण का निर्माण करते हुए इसे सजा हुआ था। वेंडर्स सोल्ड ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स, दुकानदार एक विस्तृत प्रकार के वस्तुओं को बेच रहे थे। इंक्लूडिंग फ्रेश प्रोड्यूस, जैसे कि ताज़े उत्पादन उसमें सम्मिलित करते हुए, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, हाउस होल्ड आइटम्स घरेलू वस्तुएं, एंड स्ट्रीट फूड और गली के भोजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। द मार्केट वॉज क्राउडेड विद कस्टमर्स, मतलब बाजार ग्राहकों से परिपूर्ण था। बार्गेनिंग एंड शॉपिंग, मतलब व्यापार और ख़रीदारी करते हुए, दुकानदारी करते हुए। क्रिएटिंग ए लिवली एंड नॉइजी इन्वायरमेंट, जो यहाँ पर एक सजीव और शोर शराबा युक्त वातावरण बना रहा था। ट्रैफिक कंजेशन वाज ये मेजर इशू, यहाँ पर यातायात का जो जाम लग रहा था, सघनता थी, वो एक मुख्य समस्या थी। विद व्हीकल्स हॉकिंग, जिसमें वाहन अपने हॉर्न बजा रहे थे, एंड पेडेस्ट्रियंस नेविगेटिंग थ्रू नैरो लेन्स, और पैदल यात्री भी उस सकरे गलियों में चल रहे थे। द एयर वाज थिक, हवा बहुत घनी थी, मोटी थी। विद द स्मेल्स ऑफ स्ट्रीट फूड, स्पाइसेस एंड एक्सॉस्टेड फ्यूम्स, मतलब जिसमें गली के मतलब भोजन, मसाले, और इसमें कुछ परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। द मार्केट्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी, मतलब स्थानीय अर्थशास्त्र पर या आर्थिक व्यवस्था पर बाजार का जो प्रभाव है वह सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण था। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड गुड्स टू द कम्युनिटी, समुदाय को रोजगार और वस्तुएं प्रदान करते हुए। लोकल वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स, मतलब स्थानीय दुकानदार और विक्रेता। रिलीड ऑन द मार्केट फॉर देयर लिवलीहुड, बाजार में अपनी जीविका के लिए घूम रहे थे। व्हाइल
कस्टमर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, जबकि वहाँ पर उपस्थित ग्राहक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आनंद ले रहे थे, लाभ ले रहे थे। टू इम्प्रूव द मार्केट फंक्शनली, बाजार को क्रियात्मक रूप से सुधारने के लिए आई सजेस्ट बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैं बेहतर यातायात की व्यवस्था को चाहता हूँ, सुझाव देता हूँ। इम्प्रूव्ड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, यहाँ पर जो कूड़ा मतलब हटाने की व्यवस्था उसमें सुधारने का। एंड इनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स, और सुरक्षात्मक परिमाप को और बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूँ। एडिशनली, इसके अतिरिक्त द मार्केट कुड बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन, ये बाजार आधुनिकता से भी लाभान्वित हो सकता है। सच एज डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, जैसे कि डिजिटल पेमेंट का विकल्प, डिजिटल भुगतान का विकल्प, एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम्स, और ऑनलाइन ऑर्डर देने का भी व्यवस्था। ओवरऑल मतलब सब मिला करके चांदनी चौक मार्केट वाज ए हब ऑफ एक्टिविटी, मतलब चांदनी चौक बाजार क्रियाकलापों का एक केंद्र था। शोकेसिंग द कम्युनिटीज एनर्जी एंड इंटर्नशिप, मतलब समुदाय के, समाज के ऊर्जा और क्रियात्मकता को दिखाते हुए, विद सम इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुधारों के साथ, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम एन इवन मोर वाइब्रेंट, यह एक और भी अधिक आकर्षक एंड थ्रिविंग कॉमर्शियल सेंटर और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन सकता है। अब देखते हैं बच्चों, अथवा करके इसमें क्या कह रहा है, तो अथवा कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन ए विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर की सैर के बारे में, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। व्हाट इज ए जू, जिसमें हिंट क्या है, चिड़ियाघर क्या है। प्लेस और लोकेशन वेयर द जू इज, मतलब वह चिड़ियाघर का स्थान जहाँ पर आप गए हुए थे। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मतलब कि जानवर, पक्षी और सरीसृप वर्ग। और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो देखते हैं बच्चों, विजिट टू ए जू का सबसे पहले हम लोग यही हेडिंग देखेंगे कि जू क्या है। ए जू इज ए प्लेस, चिड़ियाघर एक स्थान है, वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर पब्लिक डिस्प्ले, जहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए जंगल के जानवरों को सुरक्षात्मक रूप से रखा जाता है। कंजर्वेशन, मतलब परीक्षण के, निरीक्षण के लिए, एंड एजुकेशन, और शिक्षा के लिए। द दिल्ली जू लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी, मतलब ये राजधानी शहर में दिल्ली का जो चिड़ियाघर है ये बीचों बीच में स्थित है। इज वन सच प्लेस, एक ऐसा स्थान है, दैट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर, जो प्रतिवर्ष हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। आई रिसेंटली विजिटेड द जू, मैं हाल ही में चिड़ियाघर में गया, एंड वॉज अमेज्ड बाय द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और विभिन्न प्रकार के जानवरों को मैंने देखकर आश्चर्यचकित था। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑन डिस्प्ले, मतलब पक्षियों और सरीसृप वर्गों को देख करके मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। एज आई वॉक्ड थ्रू द जू, जब मैं चिड़ियाघर में से होकर चला, आई सा मैजेस्टिक लायंस, मैंने उस शक्तिशाली शेर को देखा, लेजिंग इन द सन, धूप में सूखते, मतलब धूप का आनंद लेते हुए। प्लेफुल मंकीज, खेलने वाले बंदरों को देखा, स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए। एंड टावरिंग जीराफ्स, और जीराफ को, मतलब लंबे जीराफ को देखा, मंचिंग ऑन लीव्स, पत्तियों का आनंद लेते हुए। द बर्ड इनक्लोजर वाज होम टू कलरफुल पैरट्स, जो पक्षी विभाग था उसमें रंग बिरंगे तोते थे, पिकॉक्स मतलब मोर थे, एंड स्पैरोज और गौरैया थी, फिलिंग द एयर विद दियर स्वीट सॉन्ग्स, जो उस हवा को अपने मधुर गीतों से भर रही थी। द रेप्टाइल हाउस हैड स्नेक्स, सरीसृप वर्गों में सांप थे। क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ थे। द टर्टल्स, कछुआ थे। शो केसिंग द फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ स्केली क्रिएचर्स, मतलब विविध प्रकार के जीवों का एक
अद्भुत संसार था, आकर्षक संसार था। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, अगला देखते हैं। द जू वॉज वेल मेंटेन्ड, चिड़ियाघर बहुत अच्छे से व्यवस्थित था। द स्पेसियस इनक्लोजर एंड क्लीन फैसिलिटीज, मतलब विविध प्रकार के विभाग थे और मतलब स्वच्छ सुविधाएं थीं। द एनिमल्स सीम्ड हेल्थी एंड हैप्पी, जानवर स्वस्थ और खुशहाल प्रतीत होते थे। एंड द जू स्टाफ वेयर नॉलेजेबल, और जो चिड़ियाघर के स्टाफ थे मतलब सदस्य थे वह ज्ञान से परिपूर्ण थे। एंड एंथुसियास्टिक अबाउट द एनिमल्स, और जानवरों के प्रति आकर्षित थे। आई आल्सो अटेंडेड ए फीडिंग सेशन, मैंने भी एक चारा डालने वाले समय को देखा। वेयर आई लर्न, जहाँ मैंने सीखा अबाउट द डाइटरी नीड्स ऑफ एनिमल, जानवरों के भोजन की आवश्यकताओं को भी समझा। ओवरऑल सब मिला करके माई विजिट टू द दिल्ली जू, दिल्ली चिड़ियाघर की मेरी सैर वाज एन एंजॉयबल एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एक आनंददायक और शैक्षणिक अनुभव था। इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये जंगली जीवों के कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि ये जंगली जीवों के सहयोग और उनके निरीक्षण मतलब सुरक्षा से संबंधित मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जब प्रकृति के सुंदरताओं को मैंने महसूस किया। आई वुड हाईली रिकमेंडेड द दिल्ली जू टू एनीवन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जिससे मैं किसी को भी दिल्ली चिड़ियाघर में जो रुचि रखते हैं वहाँ पर जाने का सुझाव दूंगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वुड गो टू स्कूल द फॉलोइंग डे। देखिए आई की चेंजिंग सब्जेक्ट से होगा तो ही हो जाएगा, शैल आई के साथ था, ही के साथ विल होगा, वुड हो जाएगा पास्ट रूप इसका, और फिर टुमारो का द फॉलोइंग डे, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द स्कूल द फॉलोइंग डे। फिर इसके बाद में बी नंबर कह रहा है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलो। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है तो ए लेटर पहले आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लग जाएगा, और राइटिंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, बाई लगा करके सब्जेक्ट यानी हर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग में क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। अब देखो सेंटेंस का पहला अक्षर है इसलिए द कैपिटल में हो जाएगा। टीचर सेड टू मी के बाद कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामा, हैव का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर यू डन योर वर्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में कह रहा है बच्चों डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करो। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वर्षा ऋतु के लिए रेनी सीजन, और इज लगा देंगे बहुत महत्वपूर्ण का वेरी इंपॉर्टेंट, द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, यानी सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भाग, आर रिसीविंग मतलब प्राप्त कर रहे हैं वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक बारिश। मतलब क्या होगा, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो इसका हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, सम पार्ट्स आर रिसीविंग नो रेनफॉल एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। मतलब दीज टू प्रॉब्लम्स आर ये कर्स फॉर द कंट्री, ये दोनों समस्याएं क्या हैं, एक अभिशाप हैं, श्राप हैं। इसके बाद में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6,
सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अब तक अगर नहीं किए हैं, और क्लास को शेयर भी करते रहिए। 6 नंबर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब प्रत्येक प्रश्नों का 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हुआ। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। जब पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो क्यों क्रोधित हो गया था। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि क्यों हो गया था। लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया था। बिकॉज, क्योंकि इट डिड नॉट कंटेन द फुल अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें उसके पूरे धनराशि की सम्मिलित नहीं था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, गॉड हैड सेंट द मनी, कि भगवान ने उसे रुपए पूरा भेजा था। उसका तो यही विश्वास था ना कि भगवान ने उसे पूरे रुपए भेजे थे। बट ही थॉट, लेकिन वो सोचता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि डाक विभाग के कर्मचारी हैड टेकन सम ऑफ इट, इसमें से कुछ ले लिए थे। लीडिंग टू हिज एंगर, जो उसके क्रोध को बढ़ा रहा था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी निराशा को बढ़ा दिया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब सच्ची स्वतंत्रता का मतलब स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ रहना है। फ्री फ्रॉम ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब शोषण और भेदभाव से स्वतंत्र होकर के जीवन यापन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। बी नंबर कह रहा है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई। जब लेखक अपनी जहाज को उड़ा रहा था तो उसने कौन सा खतरा लिया था और क्यों लिया था। मतलब कौन सा खतरा लिया था और क्यों खतरा लिया था। तो द राइटर टुक ए रिस्क, लेखक ने एक खतरा लिया, व्हाइल फ्लाइंग बाई अटेम्प्टिंग टू फ्लाई थ्रू ए स्टॉर्म। मतलब उड़ते समय उसने तूफान से होकर उड़ने का खतरा लिया था। इन ऑर्डर टू रीच हर डेस्टिनेशन इंग्लैंड, अपने लक्ष्य इंग्लैंड पर पहुंचने के लिए उसने यह खतरा लिया था। अब फिर इसके बाद में अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कि कागज के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। ऐसा एनी क्यों सोचती है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। एनी फ्रैंक थिंक्स, एनी फ्रैंक सोचती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कि कागज के पास लोगों से अधिक धैर्य है। एनी फ्रैंक क्या सोचती है कि कागज के पास लोगों से अधिक धैर्य है। बिकॉज, क्योंकि सी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी, क्योंकि वह अपनी डायरी के साथ घुल मिल सकती है। विदाउट फेयर ऑफ जजमेंट इंटरप्शन, मतलब बिना निर्णय और भय के, यानी बाधा के भय के वह जुड़ सकती है। सी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली, वह अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकती है। राइटिंग डाउन हर थॉट्स, अपने विचारों को, फीलिंग्स भावनाओं को, एंड इमोशंस और भावों को, मतलब विचार, एहसास और भावनाओं को लिखते हुए वह उससे घुल मिल सकती है। विदाउट बीइंग इंटरप्टेड आर साइलेंस्ड, मतलब बिना बाधित किए हुए या बिना चुप कराए गए। फिर क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें क्या है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध ने इस संसार में नश्वरों के बारे में, मतलब जो मरणशील हैं उनके बारे में क्या कहा है। तो बुद्धा डिस्क्राइब्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स एज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्ध ने वर्णन किया द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मतलब नश्वरों के जीवन को, एज ट्रबल्ड मतलब परेशानीपूर्ण, ब्रीफ माने संक्षिप्त, एंड कंबाइंड विथ पेन और दर्द से जुड़ा हुआ उसे बताया है। ही एम्फेसाइज्ड, वो बताते हैं, दैट डेथ इज इनविटेबल, कि मृत्यु अभिन्न अंग है, एंड अनएवाइटेबल, और इसे बचा नहीं जा सकता है। कंपेयरिंग मॉर्टल्स टू राइप फ्रूट्स, मतलब नश्वरों को एक पके हुए
फल की तरह तुलना करते हुए ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो सदैव गिरने के खतरे में रहता है। जस्ट एज एर्थन विजल्स मेड बाई ए पॉटर, ठीक वैसे ही जैसे एक मिट्टी का बर्तन एक कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, इवेंचुअली वीक ब्रेक और दुर्भाग्यवश टूट जाता है। मॉर्टल लाइफ इज ट्रांसिएंट, मतलब नश्वरों का जीवन अस्थायी है। एंड एंड्स इन डेथ, और मृत्यु में समाप्त हो जाता है। बुद्धा टॉट, बुद्ध ने सिखाया दैट ग्रीविंग एंड लैमेंटिंग आर फ्यूटिल, कि दुख करना और विलाप करना ये व्यर्थ है। इंस्टीड, इसके बजाय वन शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, किसी को भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, एंड डेथ, और मृत्यु के बारे में, टू फाइंड पीस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की शांति के लिए पाने के लिए, एंड और बिकम फ्री फ्रॉम सारो, दुख से स्वतंत्र होने के लिए हर किसी को ऐसा करना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया गया था इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के क्रम में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा था। चलिए देखते हैं भैया। नेल्सन मंडेला फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस, नेल्सन मंडेला ने अनगिनत चुनौतियां सामना किया इन हिज फाइट टू फॉर फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के अपने संघर्ष में, एंड इनइक्वालिटी, और असमानता में, इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में। सम ऑफ द की डिफिकल्टीज इंक्लूड, इसमें से कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? एपार्थीड सिस्टम, मतलब कि रंग भेद की नीति, इम्प्रीजनमेंट, जेल जाना, गवर्नमेंट रिप्रेशन, मतलब सरकार का दबाव, इंटरनेशनल आइसोलेशन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलगाव, इंटरनल डिविजन्स, मतलब आंतरिक द्वंद्व, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक असमानता, वायलेंस एंड रिप्रेशन, मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा और शोषण, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस, मतलब मिश्रित, वंचित या अलगाव और व्यक्तिगत बलिदान। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों के अतिरिक्त बावजूद भी मंडेलाज प्रिजर्वेरेंस लीडरशिप, मतलब मंडेला की संरक्षणकारी नेतृत्व, एंड विजन फॉर ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का स्वप्न, अल्टीमेटली लेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ एपार्थीड, मतलब एपार्थीड को, रंगभेद की नीति को समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी, और विविध धर्मों और जातियों के लोकतंत्र को इसने बहुत प्रमुख रूप से बनाया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न को यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता से आप क्या सीखते हैं? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई कविता डस्ट ऑफ स्नो टीच अस, हमें सिखाता है दैट इवन स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, कि मतलब जो बहुत छोटी सी और एकदम महत्वहीन दिखने वाली घटनाएं भी हैं, कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, उनका भी हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, एंड चेंज अवर पर्सपेक्टिव, और हमारे भावों को वो बदल सकती है। द पोएम शोज, कविता दिखाता है, हाउ ये क्रो सैकिंग स्नो ऑफ ए हेमलॉक ट्री, कि किस प्रकार से एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़ों को गिरा करके ऑन टू द स्पीकर, मतलब लेखक के ऊपर गिरा करके, वक्ता के ऊपर गिरा करके, चेंज हिज मूड, उसके भाव को बदल देता है, फ्रॉम सारोफुल टू अपलिफ्ट, मतलब दुखद से
विकसित की ओर, विकास की ओर उसको कैसे परिवर्तित कर देता है। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में दिए गए किसी भी कविता के 4 लाइनों को लिखिए। बस शर्त क्या है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में दिए गए पंक्तियों को नकल मत करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए कविताओं में से किसी एक कविता का 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस है, द ट्रीज है, या फिर हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है। तीनों में से हम लोग देखेंगे द ट्रीज का। किसका देखेंगे, द ट्रीज का, जो कि लिखा गया है एड्रीने रिच के द्वारा। द पोएम एक्सप्लोर्स ह्यूमैनिटीज डिसकनेक्शन, ये फ्रॉम द नेचर, मतलब ये कविता मनुष्य का प्रकृति के प्रति जो अलगाव है उसको प्रकट करता है, दिखाता है। ट्रीज सिंबलाइज फ्रीडम एंड विटैलिटी, जो पेड़ हैं वो स्वतंत्रता और महत्व को दर्शाते हैं, आवश्यकता को दर्शाते हैं। स्ट्रगलिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉन्फाइनमेंट, जो अपने बंधनों से स्वतंत्र होने के लिए, तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकनेक्टिंग, कविता हमें पुनः जुड़ने किसके महत्व को दर्शाती है विद नेचर, प्रकृति से कि हम जुड़े। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेग्लेक्टिंग आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, और इस प्राकृतिक संसार से हमारे जुड़ने पर जो उदाहरण होगा, परिणाम होगा, उसको दर्शाती है। अर्जिंग रीडर्स टू रिवैल्यूएट दियर प्रायोरिटीज़, मतलब पाठकों से उनकी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए हमसे क्या करती है, एक निवेदन करते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। और आपको बता दें ये आपका सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर है। एक बार सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता मार्ग क्या था, कौन सा तरीका था। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता तरीका वाज टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल, उसके जीवन के रहन सहन के तौर तरीकों को बदलना था। डॉक्टर हेरियट ट्रीटेड ट्रिकी, डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी का उपचार किया। विदाउट मेडिसिन, बिना किसी दवा और सर्जरी या फिर ऑपरेशन के उन्होंने ट्रिकी का इलाज कर दिया। फोकसिंग ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसके कठोर भोजन नियमावली पर ध्यान देते हुए, एंड प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसके पर्याप्त मात्रा में व्यायाम को ध्यान देते हुए उन्होंने उसका इलाज कर दिया। ट्रिकी वाज गिवन ओनली वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days, ट्रिकी को केवल पहले 2 दिनों तक केवल और केवल पानी ही दिया गया। एंड देन दिस डाइट वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, और फिर ये भोजन की जो व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया पूरी तरीके से। ही वॉज आल्सो इनकरेज टू प्ले एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग्स, उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए और व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सालय में। व्हिच हेल्प्ड हिम रीगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ, जिसने उसके स्वास्थ्य और उसकी ऊर्जा को पुनः वापस प्राप्त करने में उसकी मदद की। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर कह रहा है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था। तो भैया ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन था, एक शानदार वैज्ञानिक था, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड ए फार्मूला, उसने एक फार्मूला खोज लिया था दैट मेड ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, जो एक मनुष्य के शरीर को अदृश्य कर देता था
चेंजिंग द बॉडीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एयर टू दैट ऑफ एयर, मतलब उस हवा में उस शरीर को पूरी तरीके से घुलनशील कर देता था, पारदर्शी कर देता था। दिस डिस्कवरी अलाउड हिम टू बिकम इनविजिबल, उसके इस खोज ने उसे अदृश्य होने की अनुमति दे दी, अदृश्य बनने की अनुमति दे दी। बट इट आल्सो लेड टू हिज डाउनफॉल, लेकिन इसने उसका पतन भी आगे बढ़ाया। एज ही स्ट्रगल्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, जब वह अपने उस कार्यों के परिणामों के लिए संघर्ष कर रहा था तो ये उसको भी दर्शाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का एक चरित्र चित्रण कीजिए। भोली ओरिजिनली नेम्ड सुलेखा, भोली जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है, इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक करेक्टर, एक मिश्रित और महत्वपूर्ण पात्र है। हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरे कहानी में, जो इस पूरे कहानी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से होकर के गुजरती है। इनिशियली प्रारंभ में सी इज ए टिमिड, वह कायर है, साई मतलब शर्मीली है, एंड वल्नरेबल गर्ल और हकलाने वाली लड़की है। विद फिजिकल स्केयर्स मतलब भद्दी लड़की है जिसके शरीर पर शारीरिक दाग हैं, फ्रॉम स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता के से, एंड ये स्पीच इम्पेडिमेंट और उसके वाणी में हकलाहट है, मेकिंग हर ये टारगेट ऑफ रेडिकल, जो उसे एक मजाक यानी हंसी का एक पात्र बना देता है, एक लक्ष्य बना देता है। शी इज नेग्लेक्टेड, शी इज नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब परिवार उसे उपेक्षित करता है। हु व्यू हर एज ए बर्डन, जो उन्हें एक भार के रूप में उसे देखता है। लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम, जो उसके आत्म भावों को और कम करती है, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को भी उसके कम कर देती है। हाउएवर, जैसा कि विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, अपने अध्यापिका के मदद और साहस उत्वर्धन उत्साहवर्धन के साथ भोली गेन्स कॉन्फिडेंस, भोली आत्मविश्वास प्राप्त करती है, एंड बिकम्स एसर्टिव और सकारात्मक लड़की बन जाती है। सी लर्न्स टू स्पीक क्लियरली, वह स्पष्ट बोलना सीख लेती है। वैल्यूज एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को समझ जाती है, शिक्षा के महत्व को समझती है। एंड डेवलप्स ए स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की एक मजबूत समझ को वह विकसित करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड, उसका ये परिवर्तन उस समय प्रकट होता है व्हेन शी रिफ्यूजेज टू मैरी बिशंबरनाथ, जब वह बिशंबरनाथ से शादी करने से मना कर देती है। ए ग्रेडी एंड इनसेंसिटिव मैन, मतलब एक लालची और बेवकूफ़ व्यक्ति। शोकेसिंग हर करेज एंड इंडिपेंडेंस, उसके साहस और मतलब उसके साहस और स्वतंत्रता को इस बात से प्रकट होता है। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है बच्चों? तो मैडम फॉरेस्टियर इज ए वेल्थी फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, यहाँ मटिल्डा लाइजल होना चाहिए, मैथिलेड लिख गया है, गलत हो गया है। एमएमई फॉरेस्टियर मटिल्डा लाइजल की एक धनी मित्र हैं, सहेली हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस, इस द नेकलेस कहानी में वह उसकी एक सहेली हैं। सी लेंड्स मटिल्डा ए डायमंड नेकलेस फॉर ए पार्टी, वह एक पार्टी के लिए माटिल्डा को एक हीरो वाला हार उधार देती हैं। व्हिच माटिल्डा लॉसेस, जिसे माटिल्डा खो देती है। माटिल्डा रिप्लेसेस इट विद ए रियल डायमंड नेकलेस, माटिल्डा इसके बदले में एक सच्चे हीरे या वास्तविक हीरे का हार उसे प्रदान करती है। थिंकिंग द ओरिजिनल वाज वैल्यूएबल, ये सोचते हुए कि जो
मतलब वास्तविक या सच्चे हीरे का हार था, वो बहुमूल्य था। एंड स्पेंड्स 10 ईयर पेइंग फॉर इट, और इसे चुकाने के लिए क्या करती है मटिल्डा लाइजल, अपना 10 वर्ष बेकार कर देती है। लेटर, बाद में, मैडम फॉरेस्टियर रिवील्स द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक। श्रीमती लाइजल ये मतलब उसे बताती हैं कि जो वास्तविक मतलब वो उसका हार था वो नकली था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। शॉकिंग माटिल्डा, इस पर माटिल्डा अचंभित हो जाती है। इस पर क्या होती है? अचंभित हो जाती है। मैडम फॉरेस्टियर्स कैरेक्टर हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ द अपीयरेंस। मैडम फॉरेस्टियर का जो पात्र है, चरित्र है, वो इसमें दिखावा का एक विषय वस्तु को प्रकट करता है वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता की अपेक्षा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माटिल्डाज एक्शन, और माटिल्डा के कार्यों का परिणाम प्रकट करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया आज 7वां मॉडल पेपर इंग्लिश का, और आशा है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कई मॉडल पेपर कर चुके होंगे, और यकीन मानिए उसका आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। तो अगर आप लोग बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी क्लास आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दिया कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।